हेलो दोस्तों, आज ये है एमसीयू मूवी मैराथन की 5वीं वीडियो, जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5वीं फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए भी बहुत सारे एक्टर्स के नाम सामने आए थे, जैसे चैनिंग टैटम, गैरेट हैनलन, सैम वर्थिंगटन, विल स्मिथ, माइकल कैसिडी, अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड और सेबेस्टियन स्टेन। हालांकि नाम तो और भी थे, लेकिन सबका नाम लेता तो इस वीडियो का साइज कुछ और ही होता। नंबर 2, इनमें से कुछ एक्टर्स ने इस रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था, पर खुद क्रिस इवांस ने इसके लिए कभी ऑडिशन नहीं दिया था। वो हमेशा से ही मार्वल की पहली चॉइस थी और उन्हें ये रोल 3 बार ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने तीनों बार इसको मना कर दिया क्योंकि उन्हें 9 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उन्हें लगा कि ऐसा रोल करने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाएगी जिसे शायद वो संभाल ना पाए। इसके अलावा इतनी सारी मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो बाकी अलग तरह की मूवीज नहीं कर सकते और शायद उन्हें अपना डायरेक्शन करने का पैशन भी छोड़ना पड़े। और अगर वो कभी एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहे या इस रोल को आगे ना करना चाहे तो वो मना भी नहीं कर सकते और उन्हें ये रोल मजबूरन करना पड़ेगा। लेकिन मार्वल की इतनी कोशिश हो और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एक कॉल के बाद उन्होंने अपनी सारी टेंशन को दूर रखकर इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए 6 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नंबर 3, क्रिस इवांस को इस रोल के लिए करीब $3 लाख या उस टाइम के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में उनकी फीस करीब 40 करोड़ रुपए हो गई थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे किसको मिलता है, वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन के रोल के लिए करीब 250 करोड़ रुपए मिले थे। नंबर 4, सेबेस्टियन स्टेन भले ही कैप्टन अमेरिका ना बन पाए हो, पर वो इस मूवी में जेम्स बुकेनन बार्न्स एके बकी बार्न्स का रोल प्ले करते हैं और उन्होंने मार्वल के साथ 9 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसका एक मतलब ये हो सकता है कि वो फ्यूचर में कैप्टन अमेरिका बन सकते हैं क्योंकि क्रिस इवांस का कॉन्ट्रैक्ट अवेंजर्स 4 के बाद खत्म हो जाएगा, तो शायद सेबेस्टियन स्टेन ये रोल कर ले, क्योंकि ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है। इसके अलावा वो मूवी में एक बार शील्ड का यूज भी करते हैं, जो एक रेफरेंस हो सकता है कि वो फ्यूचर में कैप्टन अमेरिका बन सकते हैं। नंबर 5, उस छोटे और पतले स्टीव रॉजर्स का रोल भी खुद क्रिस इवांस नहीं किया था। वो नहीं चाहते थे कि वो रोल कोई बॉडी डबल करे, इसलिए सिर्फ कुछ ही सीन्स में बॉडी डबल लिंडर डिनी का यूज हुआ और एडिटिंग करके उनके सर की जगह पे क्रिस इवांस का सर लगाया गया। बाकी सीन्स के लिए खास तरह की टेक्निक का यूज हुआ, जिसमें उन्होंने हर सीन के 3 शॉट लिए थे। पहले में क्रिस इवांस और बाकी एक्टर्स नॉर्मली उस सीन को शूट करते थे, दूसरे में क्रिस इवांस अकेले ही ग्रीन स्क्रीन के सामने उस सीन को शूट किया करते थे और तीसरी बार बाकी एक्टर्स सिर्फ क्रिस इवांस को छोड़ के वो सीन किया करते थे। फिर क्रिस इवांस को छोटा बनाया जाता था और उस सीन में फिट किया जाता था। ये काफी लंबा प्रोसेस था। इसके अलावा बाकी एक्टर्स को ये कहा जाता था कि वो क्रिस इवांस के चिन की तरफ देखे और क्रिस इवांस को ये कहा जाता था कि वो बाकी एक्टर्स के सर की तरफ देखे ताकि उनकी हाइट छोटी सच में लगे। नंबर 6, मूवी में एक बार एक ग्लास के कंटेनर में एक मैनेक्विन या पुतला दिखाया गया था जिसके ऊपर लिखा है डॉक्टर फिनियस हॉटन द सिंथेटिक मैन, जो दरअसल मार्वल कॉमिक्स के शुरुआती सुपर हीरोज में से एक था और उसका नाम था ह्यूमन टॉर्च। ये वो ह्यूमन टॉर्च नहीं जिसे हम फैंटास्टिक 4 में देखा करते हैं। ये एक एंड्रॉइड था, यानी एक तरह से एक रोबोट के जैसा, विजन के जैसा, और इसका नाम जिम हैमॉन्ड था। इस ह्यूमन टॉर्च ने एक बार कैप्टन अमेरिका और नेमो के साथ मिलकर इन्वेडर्स नाम की टीम बनाई थी और क्योंकि क्रिस इवांस पहले ही फैंटास्टिक 4 में ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले कर चुके थे, इसलिए इसे इस मूवी में एक ईस्टर एग के तौर पे रखा गया था। नंबर 7, वर्ल्ड एक्सपो के दौरान हावर्ड स्टार्क अपनी रिवर्जन टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताता है, जिससे वो एक कार को जमीन से ऊपर उठाता है। ऐसी एक टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया जाता है जिसे बाद में टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूट के रिपल्सर्स बनाने में यूज करता है। नंबर 8, उस सीन में जब पैगी कार्टर स्टीव रॉजर्स की बॉडी को टच करती है, वो स्क्रिप्ट में नहीं था। हेली एटवेल ने खुद कहा कि वो क्रिस इवांस की बॉडी को देख के इतनी सरप्राइज हो गई थी कि खुद उसे छूने से रोक ही नहीं पाई। नंबर 9, पैगी कार्टर के रोल के लिए भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए थे और एमिली ब्लंट को भी ये रोल ऑफर हुआ था, जिन्हें पहले ब्लैक विडो का रोल भी ऑफर किया गया था। नंबर 10, मार्वल यूनिवर्स में सुपर सोल्जर सीरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका यूज अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से किया। सबसे पहले इसका यूज जोहान स्मिथ ने खुद पे किया, जिसने उसे रेड स्कल बना दिया। फिर इसका यूज स्टीव रॉजर्स पे हुआ वीटा रेस के साथ, जिससे वो एक सुपर सोल्जर बन गया। कहा जाता है जब बकी को हाइड्रा ने किडनैप किया था, तब जोला ने उस पे ऐसे ही एक सीरम का यूज किया था, जिसकी वजह से वो इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया। उसके बाद जब बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है, तब जोला इस सीरम का यूज उस पे फिर से करता है, जिससे वो विंटर सोल्जर बन जाता है। फिर हमें सिविल वॉर मूवी में पता चला कि हावर्ड स्टार्क ने इस सीरम को फिर से बना लिया है, तो वो बकी को वहां भेजते हैं ताकि वो सीरम को चुरा सके और इस सीरम से और बहुत सारे नए विंटर सोल्जर्स को बना सके। सालों बाद जनरल रॉस इसी सीरम के नए वर्जन को ब्रूस बैनर पे यूज करता है गामा रेडिएशन के साथ, जिससे वो हल्क बन जाता है। फिर
यही सीरम एमिल ब्लॉन्स्की को दी जाती है जिससे वो अबोमिनेशन बन जाता है। नंबर 11, मूवी के स्टार्ट में स्टीव एक डस्टबिन के ढक्कन को और बाद में एक कार के दरवाजे को जिसके बीच में स्टार बना हुआ था खुद को बचाने के लिए यूज करता है, जो एक तरह का रेफरेंस था कि स्टीव को बाद में एक शील्ड मिलने वाली है। नंबर 12, मूवी के लिए 2 अलग तरह की शील्ड्स बनाई गई थी। जब कैप्टन अमेरिका उस शील्ड से किसी को मारता है तब रबड़ की शील्ड का यूज हुआ, और जब कैप्टन अमेरिका उसको अपनी बैग पे रखता है तब मैग्नेट से उसे पीछे लगाया गया। लेकिन जब कैप्टन अमेरिका उस शील्ड को किसी पे फेंकता है या उसे पकड़ता है तो उस शील्ड को कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया गया था। नंबर 13, हालांकि मूवी का टाइटल था द फर्स्ट अवेंजर, बट जब मार्वल कॉमिक्स की पहली अवेंजर्स टीम थी उसमें कैप्टन अमेरिका नहीं था, उसमें सिर्फ हल्क, आयरन मैन, थॉर, एंटमैन और वास्प ही थी। नंबर 14, आर्मिन जोला अपने लिए एक रोबोटिक एक्सोस्केलेटन या एक रोबोटिक बॉडी बना रहा था जैसी उसके पास कॉमिक्स में थी, जिसका ब्लूप्रिंट हमें एक छोटे से सीन में देखने को मिल जाता है। हालांकि वो अपने सूट को पूरा तो नहीं बना पाया, बट जैसा हमने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखा, वो अपने दिमाग की सारी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर देता है। नंबर 15, मूवी की स्टार्टिंग की स्क्रिप्ट में बैरन स्ट्रकर और बैरन जीमो का भी रोल था जिसे बाद में हटा दिया गया था। हालांकि हम इन विलन्स को कैप्टन अमेरिका 2 और 3 में देख सकते हैं। नंबर 16, कर्नल फिलिप्स अपनी कार को फास्ट बनाने के लिए एक के नाम के बटन को दबाते हैं, जो एक रेफरेंस था उनके दूसरे रोल के लिए जहां वो मैन इन ब्लैक नाम की मूवी सीरीज में एजेंट के का रोल प्ले करते हैं। नंबर 17, मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका बर्फ में गिर जाता है जहां वो एक तरह से पानी में ही गिरता है। कैप्टन अमेरिका 2 में भी वो एक बार पानी में गिरता है और कैप्टन अमेरिका 3 में भी वो एक बार पानी में गिरता ही है। नंबर 18, ये क्रिस इवांस की 6th सुपर हीरो मूवी थी। इससे पहले वो फैंटास्टिक फोर, राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, पुश, लूजर्स, स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड में भी काम कर चुके हैं। नंबर 19, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अवेंजर्स का ही एक सीन था जिसमें निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से मिलने आता है और एक छोटा सा अवेंजर्स का ट्रेलर भी था। नंबर 20, मूवी में बच्चे जो कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक खरीदते हैं वो दरअसल कैप्टन अमेरिका की सबसे पहली कॉमिक बुक ही थी जिसमें वो हिटलर को मुक्का मारता है, जो हमें मूवी में कई बार देखने को मिलता है। नंबर 21, ये आखिरी मार्वल स्टूडियोज की मूवी थी जिसे पैरामाउंट पिक्चर ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि इसके बाद की सारी मूवीज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स डिज्नी को मिल गए थे। नंबर 22, और स्टैनली का कैमियो तो आपने देखा ही होगा जहाँ वो एक यूएस आर्मी के जनरल का रोल प्ले करते हैं। और इस तरह मैंने आपको बताई मूवीज जोड़ी 22 नई बातें। बाकी बातें जानने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल हाइड्रा।